वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज की इस चर्चा में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी, बीएसएससी या फिर रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत काम का होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी के एक बेहद अहम चैप्टर पर बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों की बाह्य आकारिकी। सही कहा आपने। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पौधों की बाहरी संरचना, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, इनसे सीधे सवाल बनते हैं। और हमारा उद्देश्य आज सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि इस तरीके से समझना है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल। हम इंसानों को लगता है कि हम इंजीनियरिंग में बहुत आगे हैं, लेकिन पौधों की जो मॉर्फोलॉजी है ना, वो सर्वाइवल और एडेप्टेशन की एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसके आगे सब फीका है। क्योंकि पौधों के पास भागने के लिए पैर तो होते नहीं हैं। एकदम सही बात। उन्हें एक ही जगह खड़े रहकर मौसम की मार झेलनी है, इसलिए उन्हें अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपनी बनावट ही बदलनी पड़ती है। तो चलिए इस इवोल्यूशनरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जमीन के नीचे चलते हैं, पौधे की नींव यानी रूट सिस्टम या जड़ प्रणाली पर। जड़ों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है वो सिर्फ पौधे को जमीन में गाड़ कर रखने वाला एक खूंटा है। हाँ, आमतौर पर यही लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। जड़ों की दुनिया बहुत विविध है। मुख्य रूप से पौधों को दो हिस्सों में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। बिल्कुल। और इनकी जड़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। अगर हम डाइकॉट पौधों की बात करें, जैसे सरसों या मटर, तो उनमें टैप रूट सिस्टम होता है। अच्छा, वो मुख्य जड़ जो एकदम गहराई तक जाती है। मैंने देखा है बगीचे में कुछ जंगली पौधों को उखाड़ते समय पूरा जोर लगाना पड़ता है। हाँ, वो टैप रूट ही है। ये एक प्राथमिक जड़ होती है। इसका काम है जमीन के बहुत नीचे जाकर पानी के उन स्रोतों को खोजना जहां आम पौधों की पहुंच नहीं होती। मतलब ये सूखे से बचने का एक शानदार मैकेनिज्म है। एकदम सही। लेकिन इसके ठीक उलट जो मोनोकॉट पौधे होते हैं ना, जैसे गेहूं, चावल या घास, वहां कहानी बिल्कुल अलग है। घास में तो कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती। वहां तने के एकदम निचले हिस्से से जड़ों का एक बहुत घना जाल निकलता है। इसे फाइब्रस रूट या झकड़ा जड़ कहते हैं। हाँ, घास उखाड़ते समय ये बहुत साफ दिखता है। वो गहराई से नहीं आती, बल्कि मिट्टी की ऊपरी परत से एक गुच्छे के रूप में बाहर आ जाती है। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि घास जैसे पौधों को बारिश की हल्की सी फुहार का भी तुरंत फायदा उठाना होता है। अच्छा, तो वो सतह पर ही फैली रहती हैं। हाँ, फाइब्रस जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक स्पंज की तरह फैल जाती हैं, ताकि जैसे ही पानी गिरे वो उसे गहराई में जाने से पहले ही सोख लें। क्या बात है। लेकिन जड़ों का काम सिर्फ पानी सोखना या खड़े रहना नहीं है। जड़ों के जो रूपांतरण है, मतलब जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो बहुत अजीब होते हैं। बिल्कुल। मॉडिफिकेशन से एग्जाम में काफी सवाल आते हैं। जैसे बरगद के पेड़ को ही ले लीजिए। उसकी शाखाओं से जो लटकती हुई लंबी संरचनाएं जमीन तक आती हैं, वो क्या है? उन्हें एडवेंटिशियस जड़ें या प्रॉप रूट्स कहते हैं। सामान्य तौर पे जड़ें बीज के रेडिकल वाले हिस्से से निकलती हैं, लेकिन एडवेंटिशियस जड़ें पौधे के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं। बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है और उसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैलती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उन शाखाओं के टूटने का खतरा रहता होगा? बिल्कुल रहता है। इसलिए पेड़ अपनी शाखाओं से ही जड़ें नीचे भेज देता है और वो जमीन में घुसकर एकदम कंक्रीट के पिलर की तरह काम करने लगती हैं। मतलब फिजिक्स की समस्या का बायोलॉजिकल समाधान। मक्के के पौधे में भी तो ऐसा ही कुछ होता है ना। हाँ, मक्के में स्टिल्ट रूट्स होती हैं। तने के निचले हिस्से से कुछ जड़ें तिरछी निकलकर जमीन में घुस जाती हैं। क्योंकि मक्के का तना पतला होता है, तो उसे एक टेंट की रस्सियों की तरह सपोर्ट चाहिए। सही पकड़ा आपने। लेकिन इन सब से भी ज्यादा हैरान करने वाला मॉडिफिकेशन मैंग्रोव्स में देखने को मिलता है। एक मिनट, यहीं पर मुझे रुककर एक सवाल पूछना है। जड़ें तो हमेशा जमीन के नीचे और अंधेरे की तरफ बढ़ती हैं। तो फिर मैंग्रोव्स की जड़ें जमीन से बाहर हवा की तरफ क्यों निकल आती हैं? ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बिल्कुल उलट बात हो गई। इसे समझने के लिए हमें मैंग्रोव्स के माहौल को देखना होगा। ये पौधे दलदली और खारे पानी वाले समुद्री किनारों पर उगते हैं। और वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन ही नहीं होती। अगर जड़ें नीचे ही रहेंगी तो पौधा सचमुच दम घुटने से मर जाएगा। अरे बाप रे। इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए उनकी जड़ें अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग को बाईपास कर देती है और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाती हैं। मतलब वो जमीन से ऊपर हवा की तरफ बढ़ने लगती हैं। एकदम सही। इन हवा में निकली हुई जड़ों को न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स,
एक तरह से वो अपने लिए सांस लेने की ट्यूब बना लेती हैं। हाँ, ये सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचती हैं। ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर प्रकृति अपने ही नियम तोड़ सकती है। वाकई कमाल का मैकेनिज्म है। चलिए अब जमीन के नीचे की दुनिया से थोड़ा ऊपर आते हैं, पौधे के मुख्य स्तंभ यानी तने की तरफ। स्टेम सिस्टम, इसका प्राथमिक कार्य तो पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देना है और पानी व भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। बिल्कुल, लेकिन तने सिर्फ पाइपलाइन या खंबे नहीं हैं, वो भी जड़ों की तरह भेज बदलने में माहिर होते हैं। और यहीं पर वो फैक्ट सामने आता है जिसने सच में मुझे चौंका दिया था। एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता भी है। आप आलू की बात कर रही हैं ना? हाँ, जब हम जड़ों में भोजन जमा होने की बात करते हैं तो गाजर या मूली समझ में आती है, लेकिन आलू एक जड़ नहीं बल्कि एक तना है। बिल्कुल, आलू एक मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन कैसे? वो जमीन के नीचे उगता है, उस पर मिट्टी लगी होती है, देखने में बिल्कुल जड़ जैसा लगता है। तो विज्ञान इसे तना कैसे मान सकता है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है स्टूडेंट्स के बीच। हम अक्सर जमीन के नीचे होने को जड़ होने की पहचान मान लेते हैं। तो असली पहचान क्या है? बॉटनी में किसी हिस्से की पहचान उसकी जगह से नहीं बल्कि उसकी एनाटॉमी से होती है। तने की एक बहुत खास पहचान है, उस पर नोड्स और इंटरनोड्स का होना। अच्छा, नोड्स मतलब वो जगह है जहां से नई पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं। बिल्कुल। अब आप एक आलू को ध्यान से देखिए, उस पर जो छोटे छोटे गड्ढे या आंखें होती हैं ना, वो असल में तने के नोड्स हैं। अच्छा, तो वो जो आंखें हैं वो नोड्स हैं। हाँ, और उनके अंदर एक्सिलरी बड्स या कक्षस्थ कलियां छिपी होती हैं। अगर आप आलू को कुछ दिन नमी में छोड़ दें तो उन्हीं आंखों से नए पौधे अंकुरित होने लगते हैं। जड़ों में कभी भी ऐसे नोड्स या कलियां नहीं होती। गाजर के किसी हिस्से से नया पौधा इस तरह नहीं फूटता। एकदम सही। इसीलिए आलू को एक ट्यूबर कहा जाता है, जो एक भूमिगत तने यानी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन सवाल ये है कि एक पौधा अपना तना जमीन के नीचे क्यों छिपाएगा? ये एक बहुत ही शानदार अडेप्टेशन है। कई बार सर्दियां बहुत कठोर होती हैं जी, या जंगल में आग लग जाती है, जी। जिससे जमीन के ऊपर का पौधा नष्ट हो जाता है। तो जमीन के नीचे छिपा हुआ आलू एक सेफ हाउस की तरह काम करता है। बिल्कुल, एक सुरक्षित बंकर की तरह। इसमें स्टार्च और ऊर्जा भरी होती है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, वो उसी ऊर्जा से नया पौधा खड़ा कर देता है। एक तरह का बैकअप जनरेटर है ये। बिल्कुल। और आलू के अलावा अदरक, जिसे राइजोम कहते हैं, और प्याज, जिसे बल्ब कहते हैं, वो भी भूमिगत तने ही हैं। हाँ, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस के उदाहरण हैं, जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ये तो जमीन के नीचे की बात हुई जी। लेकिन जमीन के ऊपर भी तने रूप बदलते हैं। हाँ। मैंने कुछ बेलों में स्प्रिंग जैसी संरचनाएं देखी हैं, जो दूसरे पेड़ों पर लिपट जाती हैं। उन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं। जब किसी पौधे का मुख्य तना बहुत कमजोर होता है और वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता, तो उसकी कलियां टेंड्रिल्स में बदल जाती हैं। अब तो ये टेंड्रिल्स टच सेंसिटिव होते हैं। हाँ, जैसे ही इन्हें कोई सहारा मिलता है, ये उसके चारों ओर कुंडली मार लेते हैं और पौधे को ऊपर रोशनी तक चढ़ने में मदद करते हैं। ग्रैपलिंग हुक्स की तरह। और तने खुद को कांटों में भी तो बदल लेते हैं, जैसे नींबू या बुगनवेलिया में। थॉर्न्स, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर शाकाहारी जानवरों के खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम है। कांटेदार तारों वाली बाड़ समझ लीजिए। बहुत खूब। अब स्टेम से आगे बढ़ते हैं, जहां ये हाईवे जाकर खत्म होता है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पत्तियां या लीफ। पत्तियां पौधे के सोलर पैनल्स हैं। ये ऊर्जा के कारखाने हैं जहां फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनता है। और पत्तियों की संरचना भी बड़ी दिलचस्प है। ये तने से लीफ बेस के जरिए जुड़ती हैं, फिर पेटियोल होता है जो पत्ती को हवा में पकड़े रहता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिले। और फिर आता है पत्ती का वो चौड़ा हरा हिस्सा, जिसे लैमिना कहते हैं। इसी लैमिना के आधार पर हम पत्तियों को सिंपल और कंपाउंड में बांटते हैं। आम के पेड़ की पत्ती सिंपल है क्योंकि उसका लैमिना पूरा एक होता है। लेकिन नीम या गुलाब को देखिए, उनका लैमिना कटकर छोटी छोटी पत्तियों या लीफलेट्स में बट जाता है। इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। कंपाउंड पत्तियों का फायदा क्या होता है? क्या इससे हवा में पत्ती के फटने का खतरा कम होता है? बहुत बड़ा कारण है ये। तेज हवा या भारी बारिश में एक बड़ी चौड़ी पत्ती के टूटने का डर ज्यादा होता है। तो छोटी लीफलेट्स हवा को आसानी से आर पार जाने देती हैं, जिससे दबाव कम हो जाता है। बिल्कुल, प्रकृति का एरोडायनामिक्स है। लेकिन पत्तियों में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है उनका शिराविन्यास या विनेशन, पत्तियों पर नसों की बुनावट। गिवेनेशन किसी भी शहर के ट्रैफिक और सड़क सिस्टम से कम नहीं है।
पानी और मिनरल्स को पत्ती के हर कोने तक पहुंचाना और भोजन को वापस तने तक लाना, ये इन्हीं नसों का काम है। मैंने पढ़ा है कि ये वेनेशन 2 तरह का होता है। डाइकॉट पौधों में ये रेटिकुलेट यानी जालीदार होता है। हाँ, एक मुख्य नस होती है जिसमें से कई छोटी नसें निकलकर एक जटिल जाल बना लेती हैं, किसी पुराने शहर की टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों की तरह। और मोनोकॉट पौधों में जैसे केले या घास की विपत्ति में पैरेलल या समानांतर वेनेशन होता है। बिल्कुल, नसें एक दूसरे के एकदम सीध में चलती हैं, जैसे किसी आधुनिक शहर के सीधे हाईवे। लेकिन एक अभ्यर्थी के तौर पर हमें ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बॉटनी का एक खुला बारकोड है। आपको किसी पौधे की जड़ें देखने के लिए जमीन खोदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसकी पत्ती देखते हैं और उसमें जालीदार या रेटिकुलेट नसें हैं, तो 100% तय है कि जमीन के नीचे उसकी जड़ टैपरूट होगी, क्योंकि वो डाइकॉट है। अरे वाह! और अगर पत्ती की नसें समानांतर हैं, तो वो मोनोकॉट है और जमीन के नीचे फाइब्रस जड़ें होंगी। एकदम, ये एक मास्टर की है। ऊपर का डिजाइन नीचे के डिजाइन की पूरी कहानी बता देता है। सच में, ये सब आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और पत्तियों का जो तने पर लगने का क्रम होता है, जिसे फाइलोटैक्सी कहते हैं, वो भी बहुत कैलकुलेटेड होता है। बिल्कुल, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या वर्ल्ड हो सकता है। पौधे ये तय करते हैं कि एक पत्ती दूसरी पर छाया न डाले, ताकि हर सोलर पैनल को सीधी रोशनी मिले। हर चीज कितनी नापी तुली है। अब इस कारखाने से आगे बढ़ते हैं पौधे के सबसे रंगीन हिस्से, फूल की तरफ। इंसानों के लिए फूल सजावट हो सकते हैं, लेकिन पौधे के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रजनन केंद्र या रिप्रोडक्टिव इंजन है। एक आदर्श फूल के 4 मुख्य चक्र या वर्ल्स होते हैं ना? हाँ, सबसे बाहर जो हरी पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें कैलिक्स कहते हैं। कली की अवस्था में ये अंदर के नाजुक हिस्सों की रक्षा करता है। और ये रंग हमारे लिए नहीं, बल्कि कीटों और पक्षियों के लिए लगाए गए नियॉन बिलबोर्ड्स हैं, जो उन्हें दूर से अपनी तरफ खींचते हैं। और अंदर असली काम की चीजें होती हैं। तीसरा चक्र एंड्रोशियम, जो नर हिस्सा है, और सबसे बीच में गाइनोशियम, जो मादा हिस्सा है। बिल्कुल सही। लेकिन फूलों में जो चीज सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, वो है उनकी ज्योमेट्री या समरूपता। सिमेट्री। हाँ, कुछ फूल एकदम गोल पहिए जैसे होते हैं, किसी भी तरफ से काटो 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। इन्हें एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही खास एंगल से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ज़ाइगोमॉर्फिक। पौधे ज्योमेट्री की इतनी परवाह क्यों करते हैं? ये सब परागण या पॉलिनेशन के लिए है। ज़ाइगोमॉर्फिक फूल एक गाइडेड रनवे की तरह काम करते हैं। गाइडेड रनवे मतलब जब फूल सिर्फ एक ही तरफ से सम्मित होता है, तो वो कीटों को मजबूर करता है कि वो सिर्फ एक ही खास दिशा से फूल के अंदर घुसे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कीट उस खास एंगल से अंदर घुसेगा, तो फूल के नर अंग सीधे उसकी पीठ पर रगड़ खाएंगे, जहां परागकण चिपकने चाहिए। और जब वो कीट दूसरे फूल पर उसी दिशा से जाएगा, तो वो परागण सीधे मादा अंग पर सटीक तरीके से लैंड करेगा। बिल्कुल, ये एक लॉक एंड की मैकेनिज्म है, ताकि परागकण बर्बाद न हो। दिमाग चकरा देने वाला विज्ञान है ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं, बल्कि हाईटेक डिलीवरी सिस्टम है। एकदम। और फूलों में अंडाशय या ओवरी की जगह को लेकर भी वर्गीकरण होता है एग्जाम के लिए। हाँ, जैसे हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक सीधा सा है, सुरक्षा। फूल का सबसे कीमती हिस्सा अंडाशय है, क्योंकि वहीं बीज बन रहे हैं। हाइपोगाइनस फूलों में, जैसे सरसों में, अंडाशय सबसे ऊपर होता है और बाकी पंखुड़ियां उसके नीचे से निकलती हैं। लेकिन ये तो बहुत असुरक्षित है। कोई भी कीड़ा या पाला उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए एपिगनस फूलों में, जैसे अमरूद या सेब में, इवोल्यूशन ने अंडाशय को फूल के आधार के बिल्कुल नीचे धकेल दिया है। और बाकी पंखुड़ियां उसके ऊपर एक छत की तरह उगाती हैं। हाँ, ये अंडाशय को शिकारियों से बचाने के लिए गहरे ऊतकों में दफनाने का एक तरीका है। और ये फूल तने पर जिस पैटर्न में सजते हैं, उसे इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। रिसीमॉस और साइमॉस। रिसीमॉस में फूल एक के बाद एक लगातार खिलते जाते हैं और वृद्धि अनिश्चित होती है। और साइमॉस में मुख्य तने के सिरे पर एक फूल खिलकर वृद्धि रोक देता है। बिल्कुल, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, तब शुरू होता है असली परिणाम, फल और बीज का बनना। फर्टिलाइजेशन के बाद वो अंडाशय सूजकर एक फल में बदल जाता है और उसके अंदर जो छोटे ओव्यूल्स थे, वो बीज बन जाते हैं। और फल का मुख्य काम बीजों को सुरक्षित रखना और जानवरों को एक स्वादिष्ट लालच देना है, ताकि वो उसे खाएं और बीजों को दूर नई जगहों पर छोड़ाएं।
और यहीं पर फलों से जुड़ा वो दूसरा बड़ा फैक्ट आता है जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, अ ट्रू फ्रूट और अ फॉल्स फ्रूट। सच्चे और झूठे फल। अगर फल केवल अंडाशय से बना है तो वो सच्चा फल है, जैसे आम। लेकिन जो सेब हम खाते हैं वो एक झूठा फल है। हाँ, और झूठा फल होने का मतलब ये नहीं कि वो फल नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि उस फल को बनाने में अंडाशय अकेला नहीं है। तो अगर सेब का वो गूदेदार हिस्सा अंडाशय नहीं है तो वो क्या है? वो फूल का आधार है, जिसे थैलेमस कहते हैं। इवोल्यूशन के दौरान सेब के पौधे ने पाया कि सिर्फ अंडाशय को फुलाकर बड़ा फल बनाना मुश्किल है। तो उसने फूल के निचले आधार को ही भोजन और रस से भर दिया। बिल्कुल। जब आप सेब खाते हैं तो आप तकनीकी रूप से एक सूजा हुआ थैलेमस खा रहे होते हैं। और असली अंडाशय वो सख्त बीज वाला हिस्सा होता है जिसे हम बीजों के साथ फेंक देते हैं। एकदम सही। प्रकृति बहुत चतुर है। जो टिश्यू आसानी से मिला उसी का इस्तेमाल कर लिया। और उस फल के एकदम अंदर छिपा होता है बीज। एक बीज के बाहर सीड कोट होता है जो उसे सुरक्षित रखता है। अंदर एक नन्हा एम्ब्रियो और उसका भोजन एंडोस्पर्म के रूप में मौजूद होता है। और इन्हीं बीजों के अंदर मौजूद कॉटिलेडॉन या बीज पत्रों के आधार पर हम वापस उसी मास्टर कोट पर आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर बीज में एक कॉटिलेडॉन है, जैसे मक्का या चावल में, तो वो मोनोकॉट है। और अगर दो हैं, जैसे मटर में, जिसे खोलने पर 2 बराबर दालें निकलती हैं, तो वो डाइकॉट है। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखें एग्जाम के लिए, तो ये बहुत आसान है। हाँ, एक बार क्विक समरी कर लेते हैं। अगर पौधा मोनोकॉट है तो उसकी जड़ें फाइब्रस होंगी, पत्तियों की नसें पैरेलल होंगी और बीज में एक कॉटिलेडॉन होगा। और अगर डाइकॉट है तो टैप रूट होगी, पत्तियों में रेटिकुलेट या जालीदार नसें होंगी और बीज में 2 कॉटिलेडॉन होंगे। इसके साथ ही आलू तना है और सेब फॉल्स फ्रूट है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये वर्गीकरण सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि जीवन ने खुद को कैसे स्थापित किया है। मॉर्फोलॉजी का हर हिस्सा सर्वाइवल की कहानी है। बिल्कुल, पौधे कोई निर्जीव चीजें नहीं हैं। वो लगातार अपने पर्यावरण का विश्लेषण करते हैं, जड़ें हवा में निकाल लेते हैं, तनों को कांटों में बदल लेते हैं। वो बहुत ही जटिल सर्वाइवल मशीनें हैं। और इसी बात पर मैं अभ्यर्थियों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जिस तेजी से हमारी जलवायु बदल रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो सोचिए कि आने वाले समय में ये पौधे और कौन से नए भौतिक बदलाव करने वाले हैं। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या आने वाले समय में हम ऐसी जड़ें या तने देखेंगे जो आज की एनसीईआरटी में भी दर्ज नहीं है? इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आज के इन की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहें। विज्ञान की इस अद्भुत क्रांति को समझने के लिए हमारी ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।